एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है, यूज़ क्या होते हैं इनके, तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ में। किसका कोट है ये? क्रिस्टियाना फिगर्स का और टॉम रिवेट कर्नेक का। इन लोगों की बुक है द फ्यूचर वी चूज। इसमें इन लोगों ने लिखा है कि ये जो कंसर्न सोशल साइंटिस्ट हैं ये क्लियर है कि इन लोगों को क्या करना है या हम सभी लोगों को क्या करना है। ये बोलते हैं वी मस्ट मूव टूवर्ड अ रीजनरेटिव इकोनॉमी। रीजनरेटिव इकोनॉमी मतलब एन इकोनॉमी दैट ऑपरेट्स इन हार्मनी विद नेचर, मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जो नेचर को भी नुकसान ना पहुंचाए और डेवलपमेंट भी चलता रहे। रीपर्पजिंग यूज्ड रिसोर्सेज जैसे अगर पानी जो है, पानी भी एक रिसोर्स है, पानी का यूज़ करने के बाद में, एक बार यूज़ करने के बाद में उसका दोबारा से कैसे यूज़ किया जा सकता है वो हमें सोचना है। आगे बोलते हैं वेस्ट मिनिमाइज़ करना, फिर जो रिसोर्स डिप्लीट हो चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, उसको दोबारा से भरने की कोशिश करना। तो मतलब रीजनरेटिव इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जो नेचर का भी ध्यान रखे, यूज्ड रिसोर्सेज को दोबारा से यूज़ कर सके, वेस्ट को मिनिमाइज़ कर सके और जो रिसोर्सेज डिप्लीट हो चुके हैं उनको दोबारा से भरने का काम कर सके। ये होती है रीजनरेटिव इकोनॉमी। आगे ये बोलते हैं वी मस्ट रिटर्न टू द इनेट विजडम ऑफ नेचर हर सेल्फ, द अल्टीमेट रीजनरेटर एंड रिसाइकलर ऑफ ऑल रिसोर्सेज। कहते हैं कि हमारी जो नेचर है ना, ये रीजनरेटर है, यानी कि चीज़ों को दोबारा से जनरेट करने की पावर ना हमारी नेचर में हमेशा से चली आ रही है और आगे भी रहेगी। नेचर की खूबसूरती ही यही है, ये सारे रिसोर्सेज को रिसाइकल भी कर देती है। रिसाइकल जैसे कि मान लो एक ट्री है, ठीक है, इस ट्री की कभी ना कभी तो उम्र होगी पूरी, ये मरेगा तो ये नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये गिर जाएगा। तो गिरने के बाद इसका क्या होगा? क्या ये वेस्ट बन जाएगा? नहीं, ये वेस्ट नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा? जो अलग अलग डीकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, एक अर्थवॉर्म का नाम सुना होगा जो केंचुआ होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये इस पेड़ को खाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, इस पेड़ के सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन वगैरह, ये सॉइल में मिल जाएंगे, एयर में मिल जाएंगे, ऐसे करके वापस से ये नेचर में आ जाएंगे। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो यही बात इन राइटर ने बोली है कि जो हमारी नेचर है इसके पास खुद ऐसी विजडम है कि ये सब कुछ रिसाइकल कर लेती है, सब कुछ रीजनरेट कर लेती है। अब जो यहाँ पर फोटो दिखाया गया है, ये यहाँ पर एक ट्रेन का ब्रिज है, पीछे जो है ये दूध सागर वाटरफॉल है, ठीक है, ये कहाँ पर है? गोवा में। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये पहाड़ हैं, पहाड़ों पर जंगल हैं, जो पेड़ वगैरह हैं। तो यहाँ पर रेलवे ब्रिज कहाँ से आया होगा? क्या अपने आप नेचर ने बना दिया? नहीं बनाया, ह्यूमंस ने बनाया इसको, राइट। तो ह्यूमंस ने क्या किया होगा, ये जो पेड़ हैं, यहाँ से जो पहाड़ होंगे इनको काटा होगा, उसके बाद में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया होगा सीमेंट वगैरह से, फिर यहाँ पर ये ट्रेन चल रही है। तो हम इस फोटो को देखकर क्या बता पा रहे हैं कि नेचर को और डेवलपमेंट को एक साथ में यहाँ पर रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है ये इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि यहाँ के नेचर को कोई भी नुकसान ना पहुँचे। तो अगर इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया होगा तो उसे हम बोलेंगे रीजनरेटिव इकोनॉमी, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। तो आगे चैप्टर में कुछ बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके बेसिस पर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, हम कैसे कैटेगरीज बनाएंगे कि कोई चीज़ नेचुरल रिसोर्स है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जहाँ जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे और उन नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है, इनके बीच में कनेक्शन क्या है, क्या रिलेशन है। जैसे रिवर्स जो होती हैं, रिवर में पानी होता है, पानी एक रिसोर्स है, ठीक है, तो पानी जहाँ पर होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नेचुरल रिसोर्स जो कि पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, राइट। तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनसस्टेनेबल यूज या ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब
अगर नेचुरल रिसोर्सेज का अनसस्टेनेबल तरीके से यूज़ हो रहा है, अनसस्टेनेबल मतलब कि जितनी क्वांटिटी में वो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है उससे ज़्यादा उसे यूज़ कर लेना। इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। मान लो ये एक पॉट है, ठीक है, इस पॉट में पूरा पानी भरा हुआ है। अब फिलहाल के लिए यही मान के चलो कि सिर्फ इतना ही पानी है हमारे पास, ठीक है, टोटल पानी जो भी अर्थ पर है। तो इस पानी का अगर इस तरीके से यूज़ किया जाए कि बारिश जो होती है वो इसे कम भर पा रही है, इतना भर पा रही है, लेकिन हम इसका यूज़ कितना कर ले रहे हैं, हम इसका यूज़ इतना कर ले रहे हैं, मतलब ये जो पार्ट है, इतना पार्ट इसको हम यूज़ कर ले रहे हैं और रेन सिर्फ इतना पार्ट भर पा रही है। तो क्या होगा, हम पानी का अनसस्टेनेबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ये पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक 3 सवाल हो गए। अब आगे क्या है, आगे यहाँ पर एक तो हिमाचल प्रदेश में एक माइक्रो हाइडल प्लांट शो किया गया है और एक तरफ एक ऑफशोर ऑयल रिग शो की गई है। ये जो माइक्रो हाइडल प्लांट है ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एक छोटा सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ही होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसे कि एक रिवर होती है, उस रिवर पर एक जगह डैम बनाकर वो प्लांट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये माइक्रो हाइडल प्लांट जो होता है ना, ये छोटा सा प्लांट होता है जो लगभग 5 किलोवाट से 100 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हो। इधर जो दिखाया गया है ये एक ऑफशोर, ऑफशोर मतलब कि समुद्र के किनारे पर, किनारे मतलब जमीन पर नहीं, अंदर समुद्र में जाकर, जैसे ये इधर लैंड है, ठीक है, और इधर समुद्र है, तो यहाँ कहीं पर बीच में समुद्र के अंदर जाकर जो तेल होता है ज़मीन के अंदर उसको निकालने का काम करना, वो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं ये ओशन के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन बीइंग किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें निकाल रहे हैं, ये शो किया जा रहा है, राइट। अब आगे हम बात करते हैं कि व्हेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स, मतलब ये जो नेचर है ये रिसोर्स कब बनता है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है। तो जो वर्ड जो नेचर है इसकी एक मीनिंग ये होती है कि टोटलिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन सभी को ले लो जो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, वो नेचर है। लेकिन उन्हें ह्यूमंस ने ना बनाया हो, जिस भी चीज़ को ह्यूमन ने नहीं बनाया होगा और जो इन्वायरमेंट का पार्ट है वो नेचर है। When humans use these for their sustenance or create new things from them for consumption, these elements of nature become resources। मतलब एक चीज़ रिसोर्स कब बनती है, जब ह्यूमन बीइंग इन चीज़ों को अपने लिए यूज़ करते हैं, उन चीज़ों से नई नई चीज़ें वो बनाना शुरू कर देते हैं, नए नए एलिमेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, तब हम उसे रिसोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया गया है, जो ट्री होता है, ट्री एक नेचुरल रिसोर्स है, ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस अलग हैं और ट्रीज अलग हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली नेचर का पार्ट है जो ट्री है। जब हम इस ट्री को काटते हैं और कन्वर्ट करते हैं वुड को फर्नीचर में, तब हम उस ट्री को एक रिसोर्स के रूप में देखते हैं। मतलब चीज़ें रिसोर्स तभी बनती हैं जब ह्यूमन बीइंग उनका यूज़ करना सीख जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, These entities are not easily accessible, मतलब ये जो पेड़ पौधे होते हैं, पेट्रोलियम वगैरह होता है, ये बहुत आसानी से नहीं निकाले जा सकते, बहुत आसानी से एक्सेसिबल नहीं होते। जैसे there may be petroleum in places deep under the ocean that we do not have the technology to access or the extraction cost may be too high। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो ओशियंस होते हैं उनमें बहुत गहराई में कहीं पर पेट्रोलियम मिला, ठीक है। अब उस पेट्रोलियम को निकालने के लिए ना तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, या अगर टेक्नोलॉजी है भी तो वो इतनी महंगी है कि उस पेट्रोलियम को निकालेंगे और उसे बेचेंगे, उससे हमें इतना प्रॉफिट ही नहीं होगा जितना हमने उसे एक्सट्रैक्ट करने में उसमें पैसा लगा दिया, तो वो हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं रह जाएगा फिर। तो एक तरफ तो पेट्रोलियम की बात हो गई, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कल्चरली अनएक्सेप्टेबल भी हो सकते हैं। कल्चरली कैसे अनएक्सेप्टेबल होंगे, जैसे कि कुछ ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको सैक्रेड ग्रुप्स माना जाता है। ग्रुप्स का मतलब फॉरेस्ट ही होता है, ट्रीज ही होती हैं, ठीक है। तो उन ट्रीज को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं तो वो उनके कल्चर में आती हैं। तो अगर हम वहाँ से पेड़ काटने जाएंगे तो वो कम्युनिटी हमें रजिस्ट करेंगी, वो इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करेंगी कि हमारे यहाँ का पेड़ काटोगे तो हम तुम्हें काट देंगे, तुम्हें मार देंगे, लेकिन पेड़ नहीं काटने देंगे। तो वो भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, वो ट्री भी रिसोर्स नहीं कहलाएगा, ठीक है।
So for an entity to be called a resource, it should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible और culturally acceptable. क्या बोला जा रहा है, रिसोर्स के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए पहली बात तो, दूसरी बात इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। फीजिबल मतलब कि उसे निकालने के बाद में हमें प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा ना हो कि उसे निकालने के बाद हमें इतना ही घाटा हो जाए कि वो हमारे लिए रिसोर्स ही ना रह जाए, है ना। तो इकोनॉमिकली मतलब हम कह सकते हैं ना कि जेब को महंगा ना पड़े, तो इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर लोग ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिसोर्स भी किसी काम का नहीं रह जाएगा, राइट। तो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए तभी कोई चीज़ रिसोर्स बन पाती है। तो यूजुअली जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो वर्ड है, इसका नेगेटिव कोनोटेशन होता है, मतलब इसका नेगेटिव मतलब निकाला जाता है। लेकिन हम जो यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सप्लॉयटेशन, तो उसका मतलब होगा एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब किसी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, पहले उसे निकालेंगे, उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद उसे कंज्यूम करेंगे। इसका मतलब होगा, इन तीनों बातों का मतलब होगा एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोला जा रहा है कि अर्थ के पास में ट्रेजर्स ही ट्रेजर है, खजाना ही खजाना है। मैनी ऑफ विच हैव फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो कई लाखों कई करोड़ों सालों में बनी हैं। विच ह्यूमंस हैव टेकन एंड लर्न टू यूज़, मतलब जो चीज़ें कई करोड़ों सालों में बनी उन्हें ह्यूमंस ने निकाला और उनका यूज़ करना सीखा। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे रहे होंगे, कुछ जानवर रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा एक टाइम पर ये सभी ज़मीन के अंदर दब गए होंगे। तो ज़मीन के अंदर दबने के बाद कई करोड़ों लाखों सालों तक नीचे जो है क्या होने लगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो कोयले में बदलने लगे, पेट्रोलियम में बदलने लगे, नेचुरल गैस में ये बदलने लगे, तो उसे ही हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं आज के टाइम पीरियड में। तो हम बात कर रहे थे ट्रेजर्स की, तो इन ट्रेजर्स में क्या आता है, कुछ ऑब्वियस चीज़ें आती हैं, मतलब कुछ डायरेक्ट रिसोर्सेज हैं और कुछ इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हैं। डायरेक्ट जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, ठीक है, इनके बिना तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है ना। इसके अलावा जो नॉट सो ऑब्वियस, मतलब कि जो इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, प्रीशियस स्टोन्स हैं, मेटल ओर्स है, टिम्बर है, ये इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हैं। इनके बिना एक टाइम ऐसा था कि लाइफ चलती थी, लेकिन वाटर, एयर, सॉइल के बिना तो लाइफ चल ही नहीं सकती है। लेकिन जब इनकी खोज होने लगी तो ह्यूमन बीइंग्स ने इनको निकाला, इनका यूज़ करना सीखा, ठीक है, और वो हमारे लिए रिसोर्स बन गए। चलें अब आगे देखते हैं। आगे दो फोटो यूज़ की गई हैं यहाँ पर भी। एक में दिखाया गया है जेंटल प्लोइंग। जेंटल प्लोइंग मतलब बहुत आराम से ज़मीन की प्लोइंग की जा रही है ताकि मिनिमल डिस्टर्बेंस हो अंडरग्राउंड इकोसिस्टम में और सॉइल मॉइस्चर भी बना रहे। अब बहुत ज़्यादा रफ प्लोइंग करने से क्या होगा ना, जैसे मिट्टी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर दी, जैसे आजकल ट्रैक्टर वगैरह से की जाती है, मशीनों से की जाती है जो प्लोइंग होती है, तो उससे क्या होता है, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है ना, वो उड़ जाता है, तो सॉइल ड्राई होने लगती है। यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो ख़राब होने लगता है, क्योंकि सॉइल ऐसी नहीं है कि अकेली है, इसमें भी कई सारे मतलब अर्थवॉर्म वगैरह, कुछ इंसेक्ट, बहुत सारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो अपना एक इकोसिस्टम होता है सॉइल का भी। अगर बहुत ज़्यादा रफ फ्लोइंग कर दी जाएगी तो वो इकोसिस्टम भी खराब हो सकता है। एक तरफ यहाँ पर एक बी हाइव शो किया गया है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता शो किया गया है और यहाँ से शहद निकलता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सॉइल जो है, ये ट्री हैं, ये बी हाइव है, बीज हैं, ये सब नेचुरली मेड हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन ये हमारे लिए यूज़ में कब आएंगे, जब सॉइल से हम कल्टीवेशन करेंगे, मधुमक्खी के छत्ते से हम शहद निकाल के लाएंगे, राइट, तभी तो ये हमारे यूज़ में आ पाएंगे और तभी हम इन्हें रिसोर्स बोल पाएंगे। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसे हमें मिस नहीं करना है बिल्कुल, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पर लिखा है कि इन मैनी इंडिजिनस ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड नेचर इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड। नेचर को जो है वो बहुत पवित्र माना जाता है बहुत सारे ट्रेडिशंस में। तो हमने जो है इन ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा होगा, ये बोला जा रहा है, इन सच ट्रेडिशंस नेचर इज़ अ नर्चरर एंड नरिशर। तो नेचर को जिन जिन ट्रेडिशंस में सैक्रेड माना जाता है, नरिशर माना जाता है, उसके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल हैं, एक तो यहीं पर बताया गया है, तुलसी पूजा की जाती है, और क्या किया जाता है, और स्नेक वर्शिप की जाती है, काव वर्शिप की जाती है, कुछ पेड़ों की भी पूजा की जाती है, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया। तो इस सब का मतलब क्या है कि हम इन सभी चीज़ों को सैक्रेड मान रहे हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र मान रहे हैं, राइट, इसीलिए इन सभी चीज़ों की पूजा की जा रही है। अब क्या है कि एक पॉज लो
और खुद को देखो और अपने आसपास की चीज़ों को देखो। क्या है आपके आसपास में? जैसे कुछ कपड़े पहने होंगे, जिससे पढ़ रहे हो, मोबाइल होगा, टैब होगा, लैपटॉप होगा, है ना, पेन होगा, नोटबुक होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, टेबल होगी, चेयर होगी। तो इन सभी चीज़ों का ओरिजिन क्या है? मतलब ये सभी चीज़ें कहाँ से आई हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा कि कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें नेचर से ही आई हैं। चाहे वो प्लास्टिक का बटन ही क्यों ना हो। प्लास्टिक कैसे नेचर से आए भाई? हम तो ये जानते हैं कि प्लास्टिक ह्यूमंस ने बनाई। तो प्लास्टिक ह्यूमंस ने ही बनाई है, लेकिन ये भी ना क्रूड ऑयल से बनती है। क्रूड ऑयल क्या होता है? जो कच्चा तेल निकलता है ज़मीन के अंदर से, एकदम काला काला होता है, बहुत गाढ़ा होता है। इसको रिफाइन करके इससे पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, जो वैसलीन वगैरह बनती है ना, जो पेट्रोलियम जेली हम कहते हैं जिससे, वो बनाई जाती है। इसके अलावा इसी क्रूड ऑयल से प्लास्टिक भी बनाई जाती है, कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह करा के। तो अल्टीमेटली हर एक चीज़ नेचर से ही आई है। तो इन शॉर्ट वी अप्लाई द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज टू मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेज दैट अकर इन नेचर एंड आर वैल्यूएबल टू ह्यूमंस। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज वो सारे मटेरियल्स होंगे, वो सारे चीज़ें होंगी जो नेचर से मिलती हैं। इसके अलावा वो हमारे लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए वैल्यूएबल होती हैं, तभी हम उसे रिसोर्स बोलेंगे या उसे नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई नेचुरल रिसोर्सेज की बात, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। हमने क्या क्या सीखा? किसी भी चीज़ को हम नेचुरल रिसोर्स कब बोलेंगे? जब वो टेक्नोलॉजिकली एक तो एक्सेसिबल हो, टेक्नोलॉजी उसे निकालने की हो हमारे पास। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि इकोनॉमिकली फीजिबल हो, राइट, कि ज़्यादा महंगी ना पड़े वो चीज़, तब हम उसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने सीखी कि कल्चरली भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अगर लोग ही उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ही अगर पेड़ को काटने नहीं देंगे, तो वो हमारे लिए रिसोर्स रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो नेचुरल रिसोर्स हैं हमारे, हम उनको कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं और किस बेसिस पर डाल सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।